बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूँ मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाजरीन, इंडोनेशिया के मतलब मैं थोड़ी सी बात करूँगा। कैसे कैसे इंडोनेशिया को भी हमारी तरह कर्ज़ों में जकड़ा गया। जॉन परकिंस हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी है ए कन्फेशनल ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन, एक मुआशी गारतगर की कहानी। वो अपनी इस किताब में रकम तराज हैं कि 1970 की दहाई में स्टार्टिंग में शुरू में 70s में उनको भेजा गया इंडोनेशिया। पहले मैं नाज़रीन आपको इंडोनेशिया का थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। 1945 से पहले इंडोनेशिया पर नीदरलैंड की हुकूमत थी, जिस तरह हमारे ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इसके ऊपर इंडोनेशिया पे कब्ज़ा कर लिया था जापान ने। जैसे ही वार ख़त्म हुई, इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन नीदरलैंड ने दोबारा क्लेम करना शुरू कर दिया इंडोनेशिया पे। अहमद सुकार्नो जो कि प्रेसिडेंट बन चुके थे इंडोनेशिया के, उन्होंने बहरहाल अपनी उस आज़ादी को सल्ब नहीं होने दिया। 1949 में नीदरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडोनेशिया को तस्लीम कर लिया। अहमद सुकार्नो की हुकूमत जो कि 1965 तक मुस्तहकम रही, लेकिन बहुत सारी बगावतें उस दौरान हुई, बहुत सारे आइनी बहरान पैदा हुए। उनका बुनियादी तौर पर झुकाव जो है वो रशिया की तरफ था, कुछ थोड़े लेफ्टिस्ट थे। 1965 में फ़ौज की तरफ से उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई, जिसको बैक कर रही थी उस वक्त की PKI, कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडोनेशिया की। फौजी बगावत को कुचल दिया गया। जनरल सुहार्तो ने उसको कुचल दिया, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। लेकिन साथ ही उन्होंने कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। 5 लाख से ज़्यादा कम्युनिस्ट जो है वो उनको मार दिया, सफाया कर दिया मुल्क से कम्युनिस्टों का। और साथ ही अहमद सुकार्नो की साख है वो बहुत हद तक मजरूह हो चुकी थी। वो नाम के सदर थे, सारे इख्तियारात जो है जनरल सुहार्तो इस्तेमाल कर रहे थे। गर्ज ये कि 1968 में जनरल सुहार्तो प्रेसिडेंट बन गए और अहमद सुकार्नो, जिनको बाबा कौम या भोंग इंडोनेशिया की ज़ुबान में भोंग कहा जाता, बड़ा भाई जिसको हम कहते हैं। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बाबा कौम कहते हैं, वो भोंग कहते थे। उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया और वो 1970 में अपनी वफात तक हाउस अरेस्ट ही रहे। इंडोनेशिया के मशरक़ में जितने ममालिक थे वो सारे के सारे उस वक्त कम्युनिस्ट के तसल्लुत में जा चुके थे, रूस के तसल्लुत में थे, वो लाओस हो, कंबोडिया हो, इस तरह के जितने भी ममालिक थे। अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडोनेशिया को हर सूरत कम्युनिज़म से बचाया जाए। जनरल सुहार्तो को उन्होंने बहुत सारा सहारा दिया ताकि दोबारा कम्युनिस्ट यहाँ पे ना फलें फूलें, और बहुत सारे उनके लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। और ये जो कहानी है सारी की सारी, जो इसका वीडियो बनाने का मकसद है वो यहाँ से ही शुरू होता है। एक टीम वहाँ पर रवाना की गई, जो कि टीम मेंबरान जो हैं वो मेन कंपनी के सब मुलाजमीन थे। जॉन परकिंस एन इकनॉमिक हिटमैन का जो मुसन्निफ है वो भी उस टीम में शामिल था। उसका काम इंडोनेशिया में आने वाले वक्तों में शरह नमू को कैलकुलेट करना था। आम हालात में या आइडियल हालात में भी कोई भी मुल्क जो है वो 6-7% से ज़्यादा शरह नमू सस्टेन नहीं कर सकती। शायद ही कोई मुल्क है दुनिया में जो 8-9% जिसने कई सालों के लिए शरह नमू को, अपनी ग्रोथ रेट को जो है वो सस्टेन किया हो। बहुत मुश्किल होता है छोटे ममालिक के लिए। शुरू में 1-2 साल के लिए तो शरह नमू अचीव कर ली जाती है, लेकिन बाद में उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिन ममालिक ने कर्ज़ों में जकड़ना हो छोटे ममालिक को, उनका फ़ायदा यही होता है, इसी में होता है कि एग्जैचुरेट फिगर्स के साथ, बड़े फिगर के साथ अपनी तरफ से जो है वो सर्वेज ऐसे किए जाएं
और उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उनको जो है वो वैलिडेट करवाया जाए कि इस मुल्क की जिस मुल्क में सर्वे हो रहा है, जिस मुल्क को कर्जे दिए जाने हैं, उनकी शरह नमू जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो आइंदा 15 से 20 सालों तक 16-17% रहेगा। मकसद उसका ये कि अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा अचीव करना है तो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बड़े वसी रोड चाहिए, आपको ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चाहिए, और ज़्यादा फैक्ट्रियों के लिए आपको ज़्यादा बिजली चाहिए, और ज़्यादा बिजली के लिए आपको बड़े कर्जे चाहिए। कर्जा देने वालों को पता होता है, ये रिपोर्टें मरतब करने वालों को पता होता है कि ये जो फिगर्स कोट किए जा रहे हैं ये अचीवेबल नहीं है, लेकिन ये शैतानी खेल खेला जाता है छोटे ममालिक को कर्ज़ों की दलदल में फंसाने के लिए। पाकिस्तान में क्या हुआ इसके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूँगा। बहरहाल उस टीम में जॉन परकिंस के अलावा एक बूढ़ा अंग्रेज़ बड़ी पोस्ट के ऊपर था, वो ईमानदार था, वो नहीं चाहता था कि इस इंडोनेशिया जैसी गरीब कौम को कर्ज़ों के जंगल में फंसाया जाए। अभी ईमानदार तो मैंने उसको कह दिया, शायद पता नहीं मेरे ऊपर कोई फतवा ना लग जाए कि एक अंग्रेज़ को अपने ईमानदार कैसे कह दिया, लेकिन वो अपने काम में ईमानदार था। जॉन परकिंस के साथ उसका जब मुकालमा हुआ, जॉन परकिंस ने उसको कायल करने की कोशिश की वार्ड्स को कि आप मेहरबानी करें कि मुतवक्के शरह नमू है वो 17% से कम नहीं होगी इंडोनेशिया की। यहाँ पे तेल निकलने वाला है, यहाँ पे फलां चीज़ है, यहाँ लोग बड़े मेहनती हैं, काम बहुत करते हैं, बहुत सारे उसने जो है वो जो उसके पास बहाने थे, लेकिन वार्ड्स ने उसको झड़का। उसने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे क्या खेल खेलने वाले हैं, आप लोगों के सीने में दिल नहीं है, कुछ खुदा का खौफ खाएं, इस गरीब कौम के ऊपर रहम करें। महज इनको बड़े कर्जे देने के लिए आप जो हैं ये एग्जैक्ट फिगर आप कोट करने वाले हैं। कभी भी शरह नमू जो है वो 6-7% से ज़्यादा नहीं होगी। मैंने सारी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजारी है। जब जॉन परकिंस कहता है कि मैं बाज ना आया, उसको कायल करने की मज़ीद कोशिश की तो उसने बड़ी सख्ती के साथ मुझे मना कर दिया। उसने कहा आप लोगों ने अपनी रूहें शैतान के हाथ बेच दी हैं, आपके सीने में दिल नहीं है, आप इस गरीब कौम को कर्ज़ों के जंगल में जकड़ना चाहते हैं। वार्ड्स की किसने सुननी थी? वही टीम ने जो वो वापस आए और इंडोनेशिया को बड़े बड़े कर्ज़ों की जो दलदल में धकेल दिए। ज़ाहिर है कि इंडोनेशिया की उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के आला अफसरान, उसके वज़ीर, उनके मशीर, वो इस खेल में सब शामिल होंगे। उनके बच्चे भी बाहर सेटल, अपने हिस्से का जो पैसे हैं वहीं उन्होंने रिसीव किए होंगे, और बाद में उस गरीब कौम ने उन कर्ज़ों को उतारा होगा। ये हमारा सोचने का मकाम है, समझने का मकाम है। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ मैंने पहले आपको बताया कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वीडियो शायद मैं इस फील्ड में ख़ासकर बिजली कंपनियों के मामले में पाकिस्तान के साथ इसी तरह का खेल खेला गया, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।